नमस्कार, मैं आलोक कुमार आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, जो कमलनाथ हैं। कमलनाथ हाथ का साथ छोड़कर और बीजेपी के साथ आने वाले हैं। साथ साथ उनके बेटे भी आने वाले हैं और यह भी खबर चल रही है कि कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस के 23 विधायक भी बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। अब ये सभी हाथ का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? हम देखें, पिछले कई सालों से कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज लीडर कांग्रेस छोड़कर और बीजेपी के साथ आ गए। आए तो आखिर क्यों आए? इन सभी बातों का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। विश्लेषण जो भी होगा वह तर्कों के आधार पर होगा, फैक्ट के आधार पर होगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से प्रेरित यह नहीं है। मेरा विश्लेषण हमेशा निष्पक्ष होता है और मैं वही बातें बताता हूं जिससे हमारे दर्शक किसी भी टॉपिक पर जो समझ है अपनी, वह पूरी तरीके से विकसित कर सके। हम मित्रों यह देख रहे हैं कि जो हमारे देश के लीडर हैं, इनमें ऐसे बहुत से लीडर आपको मिल जाएंगे जो कांग्रेस में या किसी और पार्टी में हैं और उस पार्टी में रहते हुए वे अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र में उनकी एक अच्छी पकड़ है। पूरे राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो सभी नेता ऐसे नहीं है जिनकी पूरी राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ हो। नरेंद्र मोदी के अलावा देश का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका राष्ट्रीय स्तर पर पूरे तरीके से पकड़ देखा जा रहा हो, जिसकी लोकप्रियता हर जगह हो। लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कि जब हम क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो वहां के ऐसे ऐसे लीडर हैं जहां जाके नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी पूरी तरीके से धूमिल हो जाती है, फेल्योर दिखती है। और वहां पर वह लीडर, उसका जो साख बना हुआ है, वह कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके समझ में आता है और वहां मोदी की लोकप्रियता विफल दिखती है। ऐसा ही एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। जो छिंदवाड़ा की हम बात करें, हमने देखा होगा कि जो पिछला विधानसभा चुनाव जो बीजेपी ने लड़ा, जो शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनका जो एक बयान आया था चुनाव के बाद, जैसे बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, उनका बयान यही था कि छिंदवाड़ा हम जा रहे हैं। और छिंदवाड़ा वो गए, दिल्ली ना जाके। जब हमने देखा कि वसुंधरा राजे सिंधिया, ऐसे ऐसे बहुत से लीडर जो दिल्ली का चक्कर लगा रहे थे, वे अपनी अपनी जगह से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो कयासें चल रही थी, उसके अनुकूल जो पार्टी आला कमान है, बीजेपी आला कमान है, उसमें अपनी प्रयास जो कर रहे थे, उसमें शिवराज सिंह चौहान ने जो निर्णय लिया, क्या लिया कि मध्य प्रदेश में उन्होंने समझा कि जो छिंदवाड़ा है वहां पे हम विफल रहे, तो वहां पार्टी को हम कैसे लोकसभा की सीटें जिताएं और जिताकर मोदी जी के नेतृत्व में वहां का भी जो सीट है कैसे जीते, इस तरह का प्रयास उन्होंने उस समय दिखाने का कोशिश किया। और इसके माध्यम से वो बताना चाहे कि वो नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए किस स्तर तक सोच रहे हैं। स्पष्ट उनका जो मत था वह यह बताने के लिए था कि हम नरेंद्र मोदी के आगे पीछे करके बीजेपी में अपनी जगह बनाना नहीं चाह रहे हैं या बीजेपी में अपनी जगह नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि पार्टी हित में जो कुछ भी होना चाहिए उसके अनुकूल सोचकर हम बीजेपी में अपनी जगह, अपना महत्व बनाए हुए हैं। यह भी उन्होंने उसके द्वारा एक बताने का प्रयास किया था। अब देखें, जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है वहां पे कमलनाथ का प्रभाव पहले से है। यहां जो मध्य प्रदेश में
चीफ मिनिस्टर की हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को बनाया नहीं गया। वहां पे जिस तरीके से मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बना के और बीजेपी ने जो संदेश दिया, जो यादव वोट भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में अब बहुत जगह जाते दिख रही है कि बीजेपी में यादवों को भी बड़ा बड़ा जो जगह मिल रहा है, तो वो एक मैसेज तो बीजेपी ने ही दिया ही, लेकिन साथ साथ जो छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ को अपने खेमे में लाकर बीजेपी छिंदवाड़ा में जो अपना हाथ मजबूत कर रही है और हाथ जो सिंबल है कांग्रेस का, उसका स्थिति वहां पे कमजोर होता हुआ इसलिए दिख रहा है कि कमलनाथ अब बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर न चुन के और जिस तरीके का जो एक कमी महसूस कर रही थी उसे इस तरीके से पूरा कर दे रही है। और ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी बीजेपी में है, वे कभी भी साथ देंगे तो बीजेपी का ही साथ देंगे, बीजेपी के लिए ही पूरी तरीके से वे मेहनत करेंगे, तो इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा ही। तो इसलिए इन सभी बातों को हम देखें, मध्य प्रदेश के और भी नेता, जो हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही कांग्रेस का हाथ छोड़ के और बीजेपी के साथ हैं, उनकी जो लोकप्रियता है उसका फायदा उसे मिल रहा है बीजेपी को मध्य प्रदेश में। तो ये एक ऐसा दृश्य बन रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिलनी जा रही है लोकसभा की, और साथ साथ बीजेपी यह भी इस तरह का प्रयास करती हुई दिख रही है कि वह देश के किसी भी सीट को, किसी भी क्षेत्र को कम करके नहीं आंक रही है। एक राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रयास तो है ही कि मोदी की जो लोकप्रियता है उसे कैसे भुनाया जाए, साथ साथ योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है उसे कैसे भुनाया जाए, और जो राम मंदिर बनने की बात है उससे जो लोकप्रियता बढ़ी है पार्टी की, जो जनाधार, जो जनादेश है वह बढ़ती हुई दिख रही है, उसे कैसे भुनाया जाए, इस तरीके का प्रयास करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर भी वह एक एक प्रयास कर रही है कि कैसे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर दिखाई जाए। तो बीजेपी जिस तरीके का जो प्रयास कर रही है, इसे यह दिख रहा है कि बीजेपी के जो भी नेता जिन्हें कहीं ना कहीं वह किनारे कर रही है, तो उसका भी साथ तो उसे मिलता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन जिसे वह सत्ता में ला रही है उसका भी साथ दिख रहा है। लेकिन जो नेता कांग्रेस से आ रहे हैं बीजेपी में या किसी और पार्टी से, जैसे हम एनडीए की बात करें, एनडीए के स्तर पर बात करें, तो नीतीश कुमार की जदयू जैसे इंडिया के साथ जाना चाह रही थी, लेकिन अंत में वे भी फिर से एनडीए के साथ आ गए, तो उसका भी फायदा बिहार में फिर से जैसे बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये सब दिखा रहा है कि मोदी ने जिस तरीके से बात किया है कि 370 बीजेपी को सीटें आएंगी और एनडीए 400 पार, तो यह कहीं ना कहीं इस बार दिख भी रहा है कि उस तरीके से प्रयास भी करती हुई पार्टी दिख रही है। अब हम देखें कश्मीर की बात करें, अब्दुल्ला के बारे में भी यह बातें चल रही है, यह कयास लगाया जा रहा है कि वे भी एनडीए के साथ आ सकते हैं, आने वाले हैं। तो ये सब अगर हो रहा है तो आप समझें कि जो एनडीए की स्थिति है वह कितनी मजबूत होने जा रही है। और जहां तक बात है कमलनाथ की या ऐसे ऐसे नेता जिनके ऊपर जो पहले से किसी तरह के जो आरोप चल रहे हैं या भ्रष्टाचार के आरोप जो चलते हुए जो दिख रहे हैं या जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इससे ऐसा नहीं है कि किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो जांच एजेंसियां हैं वह तो अपना काम करती हुई रहेंगी ही, और कहीं ना कहीं उसके बीच में मुझे जहां तक लगता है मोदी सरकार के बारे में और इसके नेतृत्व में जो जांच एजेंसियों का जो कार्यशैली है उसे देखते हुए मैंने जो महसूस किया है, मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसियां हैं पूरी तरह से उन्हें स्वतंत्र
रखा गया है और वे उसके आधार पे अपना काम कर रही है, उन्हें करने दी जा रही है। तो इससे किसी भी नेता को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचने जा रहा है। बावजूद इसके उनका जो जनाधार है उसका भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा ही रही है और उठाने का प्रयास कर ही रही है। तो ये सब बातें यह दिखा रही है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 है इसमें एनडीए की पुनः वापसी होने जा रही है और इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है कि मोदी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार भी भारत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये सब प्रयास यही दिखाते हैं। जो किसान आंदोलन की जो हम बात कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन दिख रहा है, उसमें जो किसानों की संख्या है, जो किसानों की गतिविधियां हैं, उसमें जिस तरह के किसानों के नाम आ रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली है, वह सब यह दिखा रही है कि उनकी संख्या काफी नगण्य है, उनकी संख्या काफी कम है और किसान आंदोलन भी विफल होती हुई दिख रही है। मोदी के लोकप्रियता के आगे ये जो किसान आंदोलन है ये केवल कुछ ही लोगों का एक आंदोलन बनकर रह गया है। इसे आप पूरे तरीके से किसानों के आंदोलन का नाम नहीं दे सकते हैं। इस तरह की बातें हमें सोचने के लिए भी मजबूर होनी पड़ रही है, क्योंकि जो किसानों की गतिविधियां हैं उसे देखते हुए हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जो किसान हैं उनकी संख्या काफी कम दिख रही है और नगण्य है। और किसानों की संख्या की बात करें हम, अगर वास्तव में किसानों का अगर साथ होता तो ये आंदोलन अब तक बहुत बड़ा हो गया रहता। किसानों की जो संख्या थी और जो संख्या जो बढ़नी चाहिए थी उसे कहीं ना कहीं पुलिस सरकार रोकने में अक्षम ही दिखती। लेकिन हम देखें दूसरी तरीके से जो किसानों का आंदोलन है उसमें जिस तरीके के जो मांगे रखी गई उसको भी हम समझने की कोशिश करें तो उन मांगों का कोई खास औचित्य नहीं दिखता है। और क्या ये मांगे कोई भी सरकार पूरी कर सकती है? तो हमें यही लगता है कि कोई भी सरकार इन सब मांगों को पूरी नहीं कर सकती है। ये मांगे जो भी मांगे हैं ये एक तरह की ऐसी मांगे हैं कि जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी पता है कि ये सरकार मानने नहीं जा रही है, लेकिन आंदोलन को उन्हें चलाते रहना होगा। इस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं से इशारा किया गया है और उसी के आधार पे ये आंदोलन चलाने का इनका जो प्रयास है वह दिख रहा है। इस तरह की बातें हैं तो इन सब का भी फायदा जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ही मिलने जा रहा है। तो मित्रों आज के इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मैं इन सब मुद्दों पर लगातार अब चर्चा करने जा रहा हूं और मोदी सरकार जो फिर 2024 में जो उसकी वापसी हो रही है तो इसके एक एक और क्या कारण बन रहे हैं इसके बारे में मैं एक एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और तर्कों के साथ ये आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर मोदी आज पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर बन गए हैं। तो क्यों बन गए हैं और मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया है, कौन कौन सा काम किया है जिससे लगातार भारत पूरी दुनिया में अपना पकड़ भी मजबूत करता हुआ दिख रहा है। उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपसे लगातार बात करने जा रहा हूं। इसलिए मित्रों मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जैसे ही इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो आप कमेंट कर हमसे निस्संदेह पूछें, हम आपके एक एक कमेंट का जवाब भी देंगे। आप देखते रहिए। नमस्कार।